हेलो एवरीवन। आज जो हमारा सब्जेक्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का टॉपिक है यूनिट 1 का ए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो उसके प्रिंसिपल्स आज हम कवर करेंगे। तो पहले हम लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? पहली बात, लैंग्वेज जो है सिस्टम है। बेसिकली लैंग्वेज क्या है? वी कम्युनिकेट, है ना। हम कम्युनिकेट करते हैं जैसे सो ये सिस्टम है एक कम्युनिकेशन का। इट इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें क्या होते हैं, साउंड्स होते हैं। साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं हम। पहले जैसे बच्चा पहले साउंड निकालता है, बोलता है ना। उसके बाद वर्ड्स, हम लोग वर्ड से एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं, फिर जब धीरे धीरे और बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है जानना बनाना सीखते हैं। उस इस तरह से ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। बिकॉज एक किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें बहुत चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ, पहले हम लोग क्या करते हैं, द लैंग्वेज जो है, पहले हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। एक्वायर करते हैं देखकर सीखना। हम लोग जब इधर उधर अपने आसपास देखते हैं कोई बोल रहा है, उसको हम इमिटेट करते हैं, एक्वायर करते हैं। बेसिकली वो हमें सिखा नहीं रहा होता, पर अनइंटेंशनली हम सीख जाते हैं। धीरे धीरे जो है ग्रेडिंग वाइज हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज डेवलप होती जाती है। हम लोग उसको एक प्रॉपर कंटेक्स्ट में यूज करना सीखते हैं। फिर उसके बाद जो है हम उसको मेंटेन कैसे करके रखते हैं। मेंटेन का मतलब ये है कि अगर आप उस लैंग्वेज को यूज करना बंद कर दो, यूज करना बंद कर दो तो आप भूल जाओगे। इंग्लिश का कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं, सपोज अगर हम यूज करते थे, इंग्लिश बोलते थे, लिखते थे, अगर आप इंग्लिश यूज करना बंद कर दो तो आप देख लो, आप भूल जाओगे। हम भूल जाएंगे। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, बोलते नहीं है, इसलिए हमारी थोड़ी सी स्पोकन में प्रॉब्लम आती है। तो वो मेंटेनेंस में आता है। मेंटेनेंस इन द सेंस कि हम लोग जब उसका यूज नहीं करेंगे तो उसको मेंटेन नहीं करके रख पाएंगे। तो इस हिसाब से जो लैंग्वेज क्या हुआ, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। और लैंग्वेज जो ऐसी चीज है जो अपने आप नहीं आ जाती, एक डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट है। हम लोग जब लैंग्वेज एक डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट की बात करते हैं, जब अब एक बच्चा है, एक ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है हम तब कहेंगे जब बच्चा थोड़ा बहुत अपने आप सीख लेता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको डेलिब्रेटली सिखाना शुरू कर देते हैं। कॉन्शियसनेस हम दिखाते हैं उनकी तरफ कि उनको जो वर्ड्स सिखाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से लैंग्वेज जो है, इट हैज टू बी लर्नड, पढ़ी जा समझी जानी चाहिए, लर्न की जानी चाहिए। उसके बाद टॉट, पढ़ाई जानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। जो लैंग्वेज आपको आती है, जितनी लैंग्वेज आती है, उसी के बेस पे जो लैंग्वेज को है उसको सिखाया जाना चाहिए, उसको सीखा जाना चाहिए। बिकॉज लैंग्वेज ऐसे नहीं आती, लैंग्वेज को सीखना इतना आसान नहीं है। हम जैसे अगर अपनी हिंदी की बात करें, हम कहेंगे हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, हमें हिंदी आती है। हमें हिंदी के लिए इतने कॉन्शियस एफर्ट नहीं करने पड़ते। बट अब अगर हम सेकंड लैंग्वेज की बात करें, हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हमें सेकंड लैंग्वेज के लिए कितने कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ते हैं। बिकॉज हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, उसका ग्रामर, ग्रामेटिकल सारा जो पोर्शन है वो सीखना पड़ता है, रूल्स सीखने पड़ते हैं। बिकॉज वो सेकंड लैंग्वेज है, हमें उसको यूज कैसे करना है बेसिकली, तो उसके लिए हमें उसके रूल्स भी सीखने जरूरी है। पर हमें अपने हिंदी सीखने के लिए इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम उसको एक्वायर करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। एक डेफिनेशन मैंने डाली है। डेफिनेशन जैसे लैंग्वेज, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच एंड साउंड्स। हम लोग क्या है, अपने आइडियाज को ही कन्वे करते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं। लैंग्वेज नहीं होगी तो हम बता नहीं पाएंगे। अब अगर हम लोग अपने आप को कंपेयर करें अगर एनिमल्स के साथ, दे डोंट हैव एनी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, देयर ओपिनियंस, देयर व्यू पॉइंट्स, बट वी हैव। हमारे पास क्या है, हम स्पीच और साउंड्स की हेल्प से जो है अपने आइडियाज को कन्वे करते हैं। कैसे? जब उसको कंबाइन करते हैं हम लोग वर्ड्स के साथ। अगर मैं स्पीच साउंड्स की बात करूं, एक बच्चा स्पीच साउंड्स निकालता है, पर एक साउंड्स और स्पीच को सारे ही नहीं समझ सकते, सिर्फ उसकी मम्मा समझ सकती है। जब तक कि वो एक वो जो स्पीच साउंड्स को वर्ड्स में कंबाइन करके नहीं बताना शुरू कर देता, तब तक हमें उसे समझ नहीं आता वो बच्चा क्या बोल रहा है। तो इस तरह से जो वर्ड्स को है बाद में कैसे कंबाइन किया जाता है, वर्ड्स कंबाइन इनटू सेंटेंसेस,
और फिर ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो हमारा हेल्प करता है क्या, हमारे आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ये बहुत जरूरी है, ये लैंग्वेज का एक इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एक प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कौन से हैं लैंग्वेज लर्निंग के? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, पहला प्रिंसिपल जो हमारा था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, principle of selection, principle of sequencing and gradation, principle of proportion, principle of oral approach, principle of motivation, and principle of reinforcement. So let's discuss in detail these principles. Okay, first principle comes the principle of naturalness. तो ये कहता है कि लैंग्वेज इस तरह से सिखानी चाहिए कि वो एक नेचुरल फॉर्म में लगे, मतलब कि बच्चे को ये ना लगे कि उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि कोई वो दूसरी लैंग्वेज सीखे जो उसको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज ऐसे नहीं सिखाई जा सकती, उसके लिए एक प्रॉपर आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जब तक आपके आसपास वैसे लोग नहीं होगी, वैसा एनवायरनमेंट नहीं होगा, तब तक वो लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती। तो देयर इज अ नीड for a proper environment to learn that specific language। जैसे मदर टंग का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो मदर टंग में हमेशा जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट अवेलेबल रहता है बच्चे के लिए, इसलिए वो बड़ी जल्दी जो है अपनी मदर टंग सीख लेता है, उसको कोई प्रॉपर उसको टीचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज इजी टू लर्न बिकॉज उस जो लैंग्वेज को है ज्यादातर बोला जाता है उसकी फैमिली में, उसकी सोसाइटी में, उसके नेबर्स में, है ना, वहां पर बोला जाता है उस लैंग्वेज को, तो वो देख देख के इमिटेट कर करके सीख जाता है। पर इसी तरह की चीज या इसी तरह का एनवायरनमेंट हमें फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज देखने को नहीं मिलता, इसलिए वहां पे कॉन्शियस और जो हमारे डेलिब्रेट एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए, है ना। एक चाइल्ड लर्न्स एनकाउंटर्स जैसे फॉरेन लैंग्वेज मोस्टली इन द क्लासरूम, बिकॉज क्लासरूम में टीचर जितना सिखाएगी बच्चा उतना सीखेगा। इंग्लिश ऐसे कंपल्सरी सब्जेक्ट लगा दिया उनको, बच्चा सिर्फ उतना सीख रहा है, ना उसको प्रैक्टिस के लिए कहीं और एनवायरनमेंट मिल रहा है, ना वो घर पे बोल रहा है, ना वो सोसाइटी में बोल रहा है, सिर्फ क्लासरूम में, सिर्फ फॉर सम ओनली फॉर सम आवर्स वो वहां पे उस लैंग्वेज का यूज कर रहा है। तो इस तरह से वो रेयरली फाइंड करता है, उसको रेयरली कहीं ऐसा जगह मिलती है जहां पे वो उस लैंग्वेज का यूज कर सके, इसलिए उसकी जो वो लैंग्वेज बड़ी टूटी फूटी सी हम देखते हैं आज के डेट में, वो लैंग्वेज बहुत टूटी फूटी सी होती है उनकी, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो कहाँ यूज करेंगे, स्कूल के अलावा वो कहीं यूज नहीं करते, इसीलिए जो वो फॉरेन लैंग्वेज उनके लिए डिफिकल्ट हो जाती है सीखना। तो एक टीचर की एक ड्यूटी बनती है कि वो एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट करे, इसलिए हम देखेंगे जो मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, वो इसीलिए इसी चीज पे फोकस करते हैं, वैसा एनवायरनमेंट ही बन क्रिएट कर देते हैं। वो लोग मदर टंग का यूज ही करना मतलब बहुत रेयर कर देते हैं कि यूज करे, वो मोस्टली इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं एक दूसरे के साथ। दे यूजुअली यूज ओनली द सेकेंड लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश, so they would be able to to create that environment to learn that language, तो स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है वो लैंग्वेज को लर्न करना। तो इसके लिए टीचर को जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है, और ये कैसे किया जा सकता है, जैसे स्टूडेंट्स को एनकरेज करना जरूरी है कि वो टारगेट लैंग्वेज का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। उनको ये भी एनकरेज किया जाए कि आप कोशिश करें कि अपने घर में, अपने नेबर में, है ना, जब दुकान पे जाके आप सामान भी कुछ लेने जाते हैं, कोशिश करें कि आप इंग्लिश में बात करें, सो दे शुड बी एनकरेज्ड। उसके बाद वी शुड टॉक टू द स्टूडेंट्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज इन द क्लास। ये तो होता ही है कि स्टूडेंट टीचर्स को भी स्टूडेंट्स से या स्कूल में या क्लास में, स्कूल में जो है उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स एनकरेज हों वो लैंग्वेज यूज करने के लिए, क्योंकि जब तक आपसे सामने वाला बात नहीं करेगा, आपके अंदर से नहीं होगा कि आपने जवाब देना है, फिर आप उसी लैंग्वेज में कोशिश करोगे जवाब देने की। उसके बाद किस चीज की जरूरत है, देयर इज नीड टू लैंग्वेज एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कंडक्ट कराने की जरूरत है, ग्रुप जैसे ग्रुप डिस्कशंस होगी, किस लिए, टू शेड ऑफ देयर हेजिटेशन, जो उनके अंदर हेजिटेशन है उसको निकालना, उनके अंदर वो डर को खत्म करना, उनको इनकरेज करना, कोई बात नहीं जितनी आती है उतनी बोलो, पर कोशिश करो जरूर बोलो।
जितनी आती है उतनी भी बोलो। उसके बाद एवरी स्टूडेंट जो है दे शुड बी गिवन अ चांस टू लर्न द लैंग्वेज बाय यूजिंग इट रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ सिचुएशंस में वही चीज होगी कि बच्चों को बोलना कि बाहर भी वो उस लैंग्वेज का यूज करे, कॉलेज कैंपस में यूज करे, सॉरी स्कूल कैंपस में यूज करे, उसके बाद बाहर यूज करे, क्लास में तो यूज करना ही है। इस तरह से हम लोग जो इनकरेज इनकरेज किया जा सकता है एक्टिविटीज कंडक्ट करवा के। कुछ जैसे एक्टिविटी अगर बोल दिया कि जैसे अगर एक बच्चा शॉपकीपर बन गया, एक बच्चे को बोलिए चलो आपने सामान लेने जाना है, आप दोनों ने इंग्लिश में बात करनी है। इस तरह की एक्टिविटीज जब कंडक्ट करी जा सकती है तो उनकी हेजिटेशन दूर होगी। वो वही चीज बाद में जाके कोशिश करेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सके, वहां यूज कर सके। देन लास्ट इज द रीड अलाउड शुड बी डन एट अर्ली स्टेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटोनेशन सेंस। कहने का मतलब रीड अलाउड मतलब अगर जोर जोर से वो बोल के पढ़ें वहां पे अर्ली एज पे, ये तो शुरुआत उनको करवाई जाती है कि छोटी जैसी स्टेज पे बच्चे जो है बोल बोल के पढ़ते हैं और जोर शोर से बोल के पढ़ते हैं। इससे क्या होता है इंटोनेशन सेंस उनको आती है, प्रोनाउंसिएशन उनकी ठीक होती है, उनको पता है कहाँ जो है अपनी वॉइस को अप एंड डाउन करना है ना, कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उनको अवेयरनेस आती है वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ उनको करेक्ट करना है, और अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो कहाँ उनको पूछना है टीचर से। तो इसलिए उनके लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। ये एक प्रिंसिपल है लैंग्वेज लर्निंग का। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स नकल करना। बच्चे जो मैं पहली बात करते ही इमिटेट अपने टीचर्स को, अपने जो बड़ों को वो इमिटेट करते हैं। तो इमिटेशन जो है एक बेसिस है किस चीज का, की टू लैंग्वेज लर्निंग। अब जब छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स जब बोलते हैं बोलो मामा बोलो पापा, तो दे यूजुअली इमिटेट, वो कोशिश करते हैं बोलने की, मम बोलो मम्मा, वो बोलेंगे माँ, माँ से फिर मामा आ जाएगा, पापा या दादा बोलेंगे, फिर उसके बाद पापा या दादा बोलना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जब पेरेंट्स बोलेंगे तो वो उनको पीछे पीछे इमिटेट करते हैं। तो जो हर लैंग्वेज को है इसी तरह इमिटेट करके ही लर्न किया जा सकता है। तो एवरी जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, मतलब एक सिस्टम है सीखने का उसका, जिसमें जो है हर लर्नर को टू बी फैमिलियर विद सेंटेंस पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस, साउंड utterances, intonation of voice, good speech is the result of imitating good models। तो ये सब चीजें सीखना क्या एक लैंग्वेज का बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ पे आपको कैसे बोलना है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे साउंड निकालनी है, अब अपने लो और पिच को लो और अप हाई कैसे रखना है, इसके लिए क्या है कुछ जो है आपको मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर ए लर्नर हैज टू इमिटेट अदर स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग। तो जैसा कि अगर जितना बच्चे दूसरों को देखेंगे वो लैंग्वेज बोलते हुए यूज करते हुए, जितना उस लैंग्वेज की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे उतना उनकी जो वो लैंग्वेज अच्छी तरह से जो है डेवलप होगी, वो लैंग्वेज अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन मींस कि उनकी वो हैबिट बना दी जाए कि वो लैंग्वेज एक ऐसा ना लगे कि वो लर्न कर रहे हैं, उनको कन्वीनियंट लगे कि वो जो जो लैंग्वेज है उनको ऐसे लगे उनकी हैबिट बन जाए वो लैंग्वेज। जैसे इफ वी लर्न इट एज अ हैबिट एंड डू कंस्टेंट प्रैक्टिस इन सेट ऑर्डर, तो इस तरह से जो लैंग्वेज है वो इजीली जो है हैबिट फॉर्मेशन की फॉर्म में जो है इजीली लर्न की जा सकती है। अगर हम उसको आदत बना के चले, अगर हम आदत बना दें कि आपको एक इंग्लिश का या सेकंड लैंग्वेज का जो चैप्टर पढ़ना है, आपको जो है कोशिश करनी है उसके स्कूल में आपको उस लैंग्वेज में बोलना ही बोलना है। तो ये क्या है एक तरह से प्रैक्टिस चल रही है हर जगह। आपको जो है सोसाइटी में कोशिश करनी है दूसरों से, नेबर से उस लैंग्वेज में बात करना। बेसिकली हैबिट फॉर्म कर रहे हैं, हैबिट क्या उस लैंग्वेज की यूज करने की हैबिट फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि वो जब तक उस लैंग्वेज को यूज नहीं करेगा तब तक उस लैंग्वेज में डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक उस लैंग्वेज को मेंटेन नहीं किया जा सकेगा। तो इसीलिए इट इज एसेंशियल ए हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस विच वी रिक्वायर न्यू हैबिट्स। तो उस तरह की लैंग्वेज की न्यू हैबिट्स जो है बच्चों को डालनी जरूरी है। जैसे अगर इंग्लिश की बात करते हैं हैबिट डाल दी जाती है कि आपने डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, जहां भी आपने
डिफिकल्ट कोई भी वर्ड देखा तो आप उसमें डिक्शनरी का मीनिंग देखिए, ये हैबिट्स है। कोशिश करिए। आप बच्चों को कहते हैं कि मतलब आप इंग्लिश में मतलब न्यूज सुनिए, इंग्लिश चैनल्स देखिए, है ना, जिसमें इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखिए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में रीड करना है। तो ये सब क्या है, ये हैबिट फॉर्मेशन के पार्ट्स हैं, ताकि उनको उस लैंग्वेज की आदत डाली जा सके नेचुरल फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा जो आता है, इट कम्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन मतलब उस तरह का कंटेंट सिलेक्ट करना जो बच्चों के लिए, उनकी एज और मेंटल लेवल के लिए अप्रोप्रिएट हो। हर लैंग्वेज एक वो हर लैंग्वेज को एक वास्ट स्टोर हाउस होता है, किस चीज का, अपना एक स्टोर हाउस है वोकैबुलरी का, स्ट्रक्चर्स का, है ना। तो इस तरह से जो है बच्चे के लिए मुश्किल है कि वो हर कुछ याद रख सके, पॉसिबल नहीं है बच्चे के लिए। तो किस चीज की जरूरत पड़ती है, सिलेक्ट करने की। हर लैंग्वेज का कंटेंट को, आइटम को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, किस लिए, बच्चे के अकॉर्डिंग। बच्चा कौन सी ग्रेड में है, बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, बच्चे का एज लेवल क्या है, तो उसके लिए क्या एक स्पेसिफिक नीड होती है कि स्पेसिफिक जो है कंटेंट सिलेक्ट किया जा सके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितना बच्चे की एज है। तो सिलेक्ट किया जाता है वो लैंग्वेज, है ना, उन आइटम्स को किस बेसिस पे, इन फॉलोइंग बेसिस पे। ये बेसिस बनता है, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैंग्वेज, कहने का मतलब कि जो वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स जो है फ्रीक्वेंटली, या सेंटेंसेस कितने फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। छोटे बच्चों को जैसे कैट बैट रैट वगैरह सिखाते हैं हम लोग, है ना, सेंटेंसेस फॉर्म करना शुरू कर देते हैं बच्चों को, ही इज, शी इज, इट इज, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली उस टाइम पे यूज कर सके। उसके बाद रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इसका मतलब है नंबर ऑफ सिचुएशंस की एक वर्ड कितने कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। उस तरह के वर्ड्स बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं। ये भी बच्चों के एज और ग्रेड वाइज जो है बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जितना छोटा बच्चा होएगा उतनी उसकी वोकेबलरी छोटी होगी, उतने उसके वर्ड्स जो है, उसके उसका सोशल कंटेक्स्ट छोटा होगा, इसलिए उसके वर्ड्स वोकेबलरी भी छोटी होगी। देन कवरेज आता है, जैसे हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंग ए वर्ड कन्वेज। कहने का मतलब ये कि एक वर्ड को कितना अलग अलग मीनिंग्स में यूज किया जा सकता है। जैसे बुक है, बुक को एक नाउन की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, एक वर्ब के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। कवरेज डिफरेंट कंटेक्स्ट से ही निकल के आता है, क्योंकि वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में ही डिफरेंट जो है एक वर्ड का मीनिंग निकल के आता है। डिफरेंट जो वर्ड्स है अगर डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, उसका मीनिंग हम देखते हैं कि चेंज हो जाता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी, इसमें क्या आता है कि कन्वीनियंट टू टीच द यूजफुल टू द लर्नर। कहने का मतलब उन चीजों को ऐड ऑन करना बच्चों के लिए जो उनके लिए यूजफुल है। अवेलेबिलिटी पर ये बच्चों के, हम लोग मेंटल लेवल के और ग्रेड के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद टीचेबिलिटी, तो जो बच्चों को पढ़ाना इजी हो, इजी फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई ऐसी चीजें ना डाल दे। अब अगर मैं बात करूं, हम हमारा जो करिकुलम है, या फिर जो फॉरेन या वेस्टर्न स्कूल्स का, कंट्रीज का जो करिकुलम है, अगर हम देखें तो कितना डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, बिकॉज उनकी तो लैंग्वेज ही अपनी लैंग्वेज है, हमारे लिए वो सेकंड लैंग्वेज है। इसलिए उनका टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, अवेलेबिलिटी, कवरेज, एप्लीकेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी सब कुछ डिफरेंट होगी। हमारी डिफरेंट है, बिकॉज हमारे में इतनी मतलब ये लैंग्वेज यूज बच्चे मतलब नहीं करते, हम कोशिश करते कि उनको यूज किया करवाया जाए, पर वहां पे वो नेचुरली यूज करते हैं, ये फर्क आ जाता है। उसके बाद लर्निंग एबिलिटी में हम लोग वो आइटम्स डालते हैं जो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इजी हो, और जो पहले सिखाई जानी चाहिए बच्चों को। अब हम देखेंगे ग्रेड वाइज बच्चों को कैसे कैसे हम लोग धीरे धीरे जो है कंटेक्स्ट में शुरू करवा देते हैं। पहले बच्चे एबीसीडी सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उन अल्फाबेट्स को फॉर्म करके वर्ड्स बनाना शुरू करते हैं, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स। फिर वर्ड्स के बाद उनको एक सेंटेंसेस फॉर्म करवाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जैसे माई सेल्फ का उनको सिखाते कि चलो बच्चों ने माई सेल्फ का जो है ऐसे लिखना है, या माई सेल्फ की 6 to 10 लाइन्स लिखनी है। तो
कहने का मतलब लर्निंग एबिलिटी। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका कंटेंट कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ये क्या है लर्निंग, हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी, मतलब ग्रेडिंग और उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट करते हैं कंटेंट उनका कि उनको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा जो आता है प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन यानी सीक्वेंसिंग। ग्रेडेशन एंड सीक्वेंसिंग, ग्रेडेशन मतलब जैसे जैसे उनके ग्रेड बढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उसी तरह से सीक्वेंस में उनका कंटेंट को डालना, ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि मटेरियल जो है उसको उस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरह से, इन अ ग्रेडेड फॉर्म। जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की हम बात करें, है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पार्ट्स टू होल, इन मैक्सिम्स के अकॉर्डिंग उनका कंटेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ग्रेडेशन में क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग। ये चीज भी बच्चों को सिखाई जाती है। अब सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, अब इसमें किस तरह से ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग सिखाई जाती है, दीज आर द फॉलोइंग वेज। जैसे पहला है फोनेटिक ग्रुपिंग्स। फोनेटिक में क्या आता है कि हम लोग बच्चों को सबसे पहले, आप देखेंगे छोटे बच्चे होते हैं उनको सेम साउंड वाले हम लोग जो वर्ड सिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे पैट बैट रैट। अब हम देखेंगे इसके सेम साउंड है, सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड्स डिफरेंट है, लास्ट के वर्ड्स जो है वो सेम है, साउंड सेम है, और 3 वर्ड्स के हैं बेसिकली, ताकि उनकी जो है ग्रास्पिंग पावर जो है थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए कि फोनेटिक वर्ड्स वो थोड़े सिमिलर वर्ड्स हैं, इसलिए उनको सीखना इजी हो जाता है, इसलिए पहले उनको फोनेटिक ग्रुपिंग सिखाते हैं। उसके बाद लेक्सिकल ग्रुपिंग आता है। लेक्सिकल ग्रुपिंग मतलब एक सिचुएशन या एक कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड्स कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ डाला है हॉस्पिटल, डॉक्टर, एक्सरे, नर्स, आईसीयू, मेडिसिन, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, इन सबको अगर ग्रुप कर दिया जाए तो ये हॉस्पिटल के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो इनको लेक्सिकल ग्रुपिंग और लेक्सिकल वर्ड्स भी कहेंगे कि लेक्सिकल वर्ड्स ग्रुपिंग कर दी है इन वर्ड्स की। अब जैसे अगर मैं एजुकेशन, हॉस्पिटल की जगह मैं एजुकेशन लिख दूं, एजुकेशन में किस तरह के वर्ड्स आएंगे, आप डालोगे, बोलोगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बुक्स, कॉपी, नोटबुक, स्कूल बैग, ब्लैक बोर्ड, टीचर, स्टूडेंट। तो ये लेक्सिकल ग्रुपिंग हो गई। ये बच्चों को सिखाते हैं ना। ऊपर अगर कई बार होता है कि बच्चों को नीचे वर्ड्स, लेक्सिकल ग्रुपिंग में नीचे वर्ड्स लिखवा देते हैं और ऊपर कई बार फोटोज भी बनवा देते हैं उनकी, ताकि वो थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए फोटो के साथ। तो इस तरह से धीरे 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 करके जो है आप देख रहे हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन और सीक्वेंस में जा रहा है पहली बात, और ग्रेडिंग मतलब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े ग्रेड की तरफ जाना। फिर ग्रामेटिकल ग्रुपिंग सिखाते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, पहले तो उनको फोनेटिक साउंड सिखा दिए एबीसीडी के बाद, बैट 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 सिखा दिया, फिर लेक्सिकल ग्रुपिंग, ये डिफिकल्ट जो सॉरी डिफरेंट जो वर्ड्स है वो एक कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन को के अंडर आती हैं। जैसे हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया मैंने, एजुकेशन, उसके बाद ग्रामर की बात आ गई। ग्रामर ग्रामर की में कैसे की जाती है, यहाँ पे सिमिलर पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे बच्चों को सेंटेंसेस परफॉर्म करना सिखाते हैं। ये तो वर्ड्स की बात होगी, यहाँ सेंटेंसेस की बात हो रही है, जैसे माई बुक, योर बुक, हर बुक, ब्लू बुक। यहाँ पे क्या एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना। आई हैव योर बुक, है ना, शी हैज हर बुक, आई हैव ब्लू बुक, है ना। तो इस तरह से, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, ग्रामेटिकल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर सिखाया जाता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या है, सेंटेंस पैटर्न सिखाना है। तो हम देख रहे हैं ये धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट आती है हमारी सिमेंटिक ग्रुपिंग्स। सिमेंटिक्स में क्या आता है कि वर्ड का मीनिंग, अब छोटे बच्चों को तो हम कहते हैं कि तुम डिक्शनरी में वर्ड का मीनिंग देखो, जैसे जैसे वो बड़े बड़े ग्रेड में आते हैं, अब यहाँ पर जब वो ग्रुपिंग और यहाँ पे वर्ड बनाना सीख जाते हैं तो यहाँ पे उनको वो कैब की जरूरत होती है, क्योंकि वर्ब वर्ब जो है जानने के लिए वो कैब उनकी अच्छी होनी चाहिए वर्ड्स, तभी वो वर्ब यूज कर पाएंगे, और उसके लिए उनको एक वोकेबलरी के लिए मीनिंग आने जरूरी है। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं कई बार सिमेंटिक ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस, हट, कॉटेज, शेल्टर, टेंट। अब ये क्या है, ये इसको भी अब अगर हम लेक्सिकल ग्रुपिंग ले तो ये एक हाउस की फॉर्म्स है, मतलब हाउस के ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है। कहने का मतलब अगर हाउस का वर्ड कहीं यूज हो रहा हो, हाउस की जगह हट लिखा हो, कॉटेज लिखा हो, शेल्टर लिखा हो, मीनिंग उसका सेम है, घर, एक तरह का घर ही है वो।
तो सिमेंटिक उनको अवेयरनेस होनी भी जरूरी है, सिमेंटिक यानी वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने जरूरी है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ग्रुपिंग, जैसे हाउ द सिलेक्टेड आइटम मैच टू ईच अदर, साउंड्स लाइक वर्ड्स, फिर फ्रेजेस आते हैं, फिर क्लॉजेस, फिर सेंटेंसेस, फिर कंटेक्स्ट की बात होती है। ये आ गया जैसे एग्जांपल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हम लोग सब पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब यूज करते हैं, फिर उसके बाद एक और कोई ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, एक स्ट्रक्चर एक सेंटेंस का। तो इसकी अवेयरनेस होनी जरूरी है। तो ये क्या है, हमने सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है बन रहा है ना। तो ये सीक्वेंस हम लोग क्या है, ये सीक्वेंस कब सिखाते हैं, एक ग्रेड, एक स्पेसिफिक ग्रेड में शुरू कर देते हैं सिखाना, फिर वो आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका कॉम्प्लेक्स नेचर आता जाता है बच्चों के लिए। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ग्रेडिंग एंड सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन क्या कहता है, इसमें कहते हैं कि टीचर हैज टू हेल्प द लर्नर टू डेवलप वेरियस लिंग्विस्टिक स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स जैसे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ये लैंग्वेज स्किल्स है सारे सारे। तो इस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग आर टू बी केयर्ड एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड। तो वो ये कह रहे हैं, इससे ये कह रहे हैं कि जो ये जैसे 4 स्किल्स हो गए लैंग्वेज के, तो वो कहते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा। तो वो कह रहे हैं कि हर जो लैंग्वेज के ये जो स्किल्स है उसको अपना अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना प्रोपोर्शन है, जहां पर प्रैक्टिस की जरूरत है। लिसनिंग के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत है, स्पीकिंग के लिए भी प्रैक्टिस देनी जरूरी है, रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। इन सब के लिए जो है प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जो स्टूडेंट्स को है क्या, एक प्रॉपर टाइम देना जरूरी है हर एस्पेक्ट को जो है डेवलप करने के लिए, हर एस्पेक्ट में जो है हेल्प करने के लिए, टीच करने के लिए, तभी डेवलप। तो इस तरह से क्या है, एंड ऑर्गेनाइज द रिलेटेड एक्सपीरियंस फॉर प्रैक्टिस। तो इस तरह से अब जैसे अगर लिसनिंग की बात करें, स्पीकिंग और लिसनिंग साथ साथ शुरू होती है। बच्चा क्या है, पहले लिसनिंग शुरू करता है, सुनना शुरू करता है, जब सुनेगा उसके अंदर से मोटिवेशन होती है, फिर वो बोलना शुरू कर देता है ऐसे। उसके बाद रीडिंग राइटिंग बाद में शुरू होती है। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है वहां पे सीधा हम उसको लिखना तो नहीं शुरू करवा देते, ना रीडिंग शुरू करवाते हैं। हाँ वो सुनता है, क्या सुनता है, राइम्स सुनता है, टीचर बोलती है वो सुनता है, उसके बाद टीचर क्वेश्चन पूछती है वो जवाब देता है। फिर थोड़ा सा बड़े और ग्रेड में जाता है, वहां पे क्या कहते हैं उसको, वहां पे फिर उसको हम लोग जब बच्चों छोटे बच्चों को वो लाइनें शुरू करवा देते हैं, स्लैंट लाइन, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो उस तरह की लाइनें शुरू करवा देते हैं, वो रिटन पार्ट शुरू हो जाता है, फिर रीडिंग पार्ट शुरू करवा देते हैं। जब रीडिंग पार्ट शुरू करा देते हैं तो बाकी बच्चे सुन रहे होते हैं। तो बेसिकली सारे जो इंटरडिपेंडेंट है, कोई भी एक काम अकेला नहीं चल रहा होता। अगर लिसनिंग चल रही होगी, स्पीकिंग चल रही होगी, तो साथ में लिसनिंग भी चल रही होगी, रीडिंग चल रही होगी, साथ में लिसनिंग भी चल रही होगी, स्पीकिंग भी चल रही होगी, अगर राइटिंग चल रही होगी तो साथ में रीडिंग भी चल रही होगी। तो इस तरह से कोई एक काम अकेले नहीं होता, साथ साथ होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, बिकॉज कभी भी कोई भी एक स्किल एक टाइम पे जो है डेवलप नहीं किया जा सकता, हमेशा 2 या 3 स्किल एक साथ चलते हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन की बात की है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन को ध्यान में रखना जरूरी है, बिकॉज एवरी स्किल जो है में मास्टर करना जरूरी है। अब बच्चे सुनते तो सारे हैं, चलो सुनना भी सीख लिया, रीडिंग करना भी सीख लिया, लिखना भी सीख लिया। आज की डेट में क्या है, मोस्टली स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हम लोग स्पीकिंग पे ध्यान नहीं देते ज्यादा। स्पीकिंग में क्या होता है, बच्चों को कहेंगे चलो रीड करो आप, बच्चे रीड करते हैं, लाउड रीड करते हैं, बस वहां तक स्पीकिंग सीमित रह गई है। बच्चों को यूज नहीं करवा पाते उतना कि बच्चे उसको बोलना सीख जाए, उस लैंग्वेज को बोलना सीख जाए। इसीलिए वहां पे कई बार उनको रीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है, बाद में जाके राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए उनको इनकरेज करना जरूरी है। यहाँ पे ये प्रोपोर्शन जो है हमारा थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। तो देयर इज अ नीड ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनानी जरूरी है। लिसनिंग है, साथ में स्पीकिंग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, रीडिंग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आजकल तो बच्चों के मतलब शेड्यूल में, बच्चों के टाइम टेबल में भी रीडिंग का जो है एक डाल दिया गया है कि बच्चे चाहे लाइब्रेरी में जाके चाहे क्लासरूम में एक रीडिंग का पीरियड मतलब बच्चों को असाइन कर दिया कि बच्चे रीड करें। उससे जो है थोड़ी बहुत, बिकॉज रीडिंग से हमें बहुत
लैंग्वेज जो है हमारी बहुत ज्यादा एनहेंस होती है। नेक्स्ट हमारी आती है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल मीन्स इट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग, बेसिकली स्पीकिंग अ लैंग्वेज। ठीक है, जैसे बच्चा पहले क्या करता है, चाइल्ड लर्न्स स्पीकिंग आफ्टर लिसनिंग। जैसे मैंने भी पहले भी बोला कि पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद अंदर से कुछ होता है तो फिर वो बोलता है, उसको इमिटिएट करता है, उसके बाद वो रीडिंग एंड राइटिंग सीखता है। तो टीचर को जो है, ही और शी शुड प्रोवाइड अ सिचुएशन स्टूडेंट्स को जहां पे बच्चा जो बोले, सिर्फ रादर देन कि वो सिर्फ सुन रहा है, उसको बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इससे क्या है, अगर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने का तो लर्नर एक एक्टिव जो पार्टिसिपेंट बन पाएगा, अटेंटिव बन पाएगा और कॉन्फिडेंट बन पाएगा। बिकॉज उस तरह की उस लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटीज में जब उसको उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो इट विल श्योरली इनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस प्रॉपरली। बाद में जाके जो स्टूडेंट्स जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर पाएंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी, बिकॉज बता नहीं पाते, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, अपने आप को बता नहीं पाते बिकॉज स्पीकिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों को क्या है, सिखाया जाता है, बच्चे सिर्फ जितना बोल रहे हैं उतना हम लोग अगर देखकर पढ़ रहे हैं उतना ठीक है, हमें सिर्फ लिखकर वो दिखा रहे हैं। टेस्ट में भी हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली, ये टेस्ट लिया, लिखा, उन्होंने उस लैंग्वेज में लिखा, हमने इवेलुएट कर दिया उसके बेसिस पे, बस बोल पा रहे कि नहीं पा रहे, हम लोग कभी उसकी इवेल्युएशन नहीं करते, जो कि होनी चाहिए। बिकॉज जितना अच्छा बोलेंगे उतना ही अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा बोलेंगे बेसिकली उतना ही अच्छा सोच पाएंगे, जितना अच्छा सोच पाएंगे उतना अच्छा बोलेंगे, वाइस वर्सा है बेसिकली। तो ओरल अप्रोच पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है करेक्ट लैंग्वेज यूज के लिए। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी, हर चीज के लिए मोटिवेशन जरूरी है, तो लैंग्वेज के लिए तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन कैसे आती है, लर्निंग रिवॉर्ड टू एनहेंस परफॉर्मेंस। जब बच्चों को कोई रिवॉर्ड दिया जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो इस तरह से जो है, जब भी बच्चे कुछ भी अच्छा करे, चाहे वो 100 में से 1% भी करे, तब भी उनको जो है बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों को कुछ हम लोग दे, बैच दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, टॉफी दे सकते हैं, वेरी गुड स्टार, उनको स्टार्स बड़े अच्छे लगते हैं, उनके कॉपीज में स्टार्स दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए, क्योंकि लर्नर्स, इफ लर्नर्स आर एनकरेज टू परफॉर्म बाय द प्रॉमिस ऑफ पॉजिटिव reinforcement, then they will become more confident। तो इस तरह से जो है उनको मोटिवेट करना जरूरी है। इस तरह से जो बच्चे जो हैं अच्छे से लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे। तो लर्निंग जो है बेसिकली किस चीज पे डिपेंड होती है, एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी, तो एक्टिविटीज, लैंग्वेज बेस्ड एक्टिविटीज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट सॉरी, ये टीचर के पार्ट पे आता है कि टीचर को ऐसी जो एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि बच्चों को उस लैंग्वेज में डेवलप करने में, उस अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने का चांस मिले। और इससे क्या है, इससे टीचर को भी पता चल जाता है कि बच्चे को कहाँ कितनी प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए जो है टीचर्स जो है अपने उसके पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा कोलैबोरेट कर सकती है। नेक्स्ट आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, पहले तो मोटिवेशन दे दी, रीइंफोर्स करते रहना, उसको कैरी ऑन करना, उसको एक लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, एनकरेज करते रहना हर चीज के लिए, कंटिन्यू करना टीचर को। रीइंफोर्समेंट मीन्स एफर्ट टू प्रोवाइड एप्रिसिएशन फॉर द करेक्ट रिस्पॉन्सेज। अभी जैसे मैंने कहा, अगर 100 में से 1% भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो है अप्रिशिएट जरूर करना है, क्योंकि एप्रिसिएशन से ही जो है बच्चों की मोटिवेशन बढ़ती है। एप्रिसिएशन से ही बच्चों की जो है, बच्चे जो है मोटिवेट होंगे, बच्चों की मोटिवेशन बढ़ती है। ये किस चीज में हेल्प करता है, रीइंफोर्समेंट इन लेटर लर्निंग, जो बाद में जाके जो बच्चे जो लर्न करेंगे उसमें हेल्प करेगा बहुत। इट गिव्स द लर्नर ए फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। बच्चों को लगेगा कि उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने कुछ अचीव किया है। वरना क्या होता है कि बच्चों को सब्जेक्ट से भी नफरत होने लग जाती है। इससे क्या होगा, बच्चा जो अपने खुद के एफर्ट्स लगाएगा, कोशिश करेगा, अपनी पूरी कोशिश करेगा लर्न करने के लिए, अगर उसको एनकरेजमेंट मिले। उसको एनकरेजमेंट देनी जरूरी है, तो पहला काम टीचर का ही बनता है कि उसको एनकरेज करे, उसको मोटिवेट करे और उसको कैरी ऑन करे, किस चीज से, रीइंफोर्स करती रहे उसको टाइम टू टाइम।
तो ये हमने आज टॉपिक्स डिस्कस किए, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।